नमस्कार विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के अध्याय 6 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, इसके अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो हम इसके अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे और उनको समझेंगे कि किस प्रकार हमने उसके उत्तर को प्राप्त किया और एक बार फिर से अवधारणाओं का पुनरावलोकन करेंगे। यह स्वीकृत है। तो आज के इस व्याख्यान के उद्देश्य क्या हैं? तो हम कक्षा की हमारे जो उद्देश्य हैं वो इसकी हम अभ्यास प्रश्नों को हल करते हुए नियंत्रण एवं समन्वय की मौलिक अवधारणाओं का एक बार फिर से पुनरावलोकन कर पाएं। अब अगर हम बात करें कि हम कितने प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, तो पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम अभ्यास प्रश्न 1 से लेकर के 12 तक के यानी कि कुल 12 प्रश्नों की चर्चा आज हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 1 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसमें आपको बताना है पादप हार्मोन कौन सा है। एनसीईआरटी अनुभाग 6.2 से संबंधित है और आपके विकल्प हैं कि इंसुलिन या फिर थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो आपको अगर ध्यान हो तो हमने इसको पढ़ा था अपने अवधारणा में, व्याख्यान में, और हमें इस प्रश्न का उत्तर पता है। चलिए जानते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर है। इसका उत्तर है साइटोकाइनिन। और अगर हम इसका हल देखें तो साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन मुख्य रूप से पौधों के उन हिस्सों में पाया जाता है जहां विकास बहुत तेजी से होता है और यह एक महत्वपूर्ण पादप नियामक है जो पौधों की वृद्धि और उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं को नियंत्रित करता है। तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन और इसका प्राथमिक कार्य कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को तेज करना है। यह पौधों के ऊतकों के विकास को बढ़ावा देता है। विशेष रूप से जड़ों और कलियों के निर्माण के दौरान यह अत्यंत प्रभावी होता है। यह हार्मोन पत्तियों की कोशिकाओं को बड़ा करने और उनमें उनके फैलने में मदद करता है। इसके प्रभाव से पत्तियां स्वस्थ और चौड़ी होती हैं, जिससे पौधे की प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता में सुधार होता है। और साइटोकाइनिन पत्तियों को लंबे समय तक हरा बनाए रखता है और उन्हें जल्दी सूखने या गिरने से रोकता है। यह पोषक तत्वों के संचलन को बढ़ाकर पौधों की आयु बढ़ाता है और उनके उम्र को जो है टाल देता है ताकि वे जल्दी से बूढ़े ना हो। और इसके अलावा क्या करता है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन केवल मनुष्यों और अन्य जानवरों में पाए जाते हैं, पौधों में नहीं पाए जाते। इसके विपरीत जो साइटोकाइनिन होता है तो वो क्या होता है, वनस्पति हार्मोन है। तो जो बाकी के दिए हुए थे सूचीबद्ध वो सारे पौधों में नहीं पाए जाते, सिर्फ विकल्प घ हमारा सही उत्तर था जो कि साइटोकाइनिन जिसका नाम है पौधों में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें पूछा गया है कि दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है और यह आपको एनसीईआरटी खंड 6.1 में देखने को मिलता है। और आपके विकल्प हैं डेंड्रॉन, सिनैप्स, एक्सॉन या फिर आवेग। दो न्यूरॉन्स के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो चलिए हमारा सही उत्तर क्या है, उत्तर है सिनैप्स। और अगर हम सिनैप्स की बात करें तो तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के बीच संकेतों के संचरण के माध्यम से कार्य करता है और यह संचरण प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क के लिए बिना जो है प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क के बिना होता है, बजाय इसके एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉन या कोशिका शरीर के बीच एक छोटा शारीरिक अंतर होता है। इस अंतर को सिनेप्स या फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। जब पहले न्यूरॉन के अंत तक एक तंत्रिका आवेग पहुंचता है तो न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक रासायनिक संदेशवाहक इस अंतर में जारी किए जाते हैं। सिनेप्स के पार विस्तृत होते हैं और अगले न्यूरॉन पर ग्राही से जुड़ करके संकेत को प्रसारित करते हैं। तो क्या मैंने आपको बताया, इसे सिनेप्स कहा जाता है। और जब आप इस चित्र में देखेंगे तो यह चित्र दो महत्वपूर्ण जैविक संरचनाओं को दर्शाता है जो शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए जिम्मेदार है। जो चित्र ए है वो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन को दर्शा रहा है। यह तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है जिसमें एक कोशिका काय होती है जिसमें एक केंद्रक होता है। तुम्निकाएं यानी कि डेंड्राइट्स और अन्य कोशिकाओं से संकेत प्राप्त करती हैं। तंत्रिकाक्ष से एक लंबी संरचना बनती है और जो इन संकेतों को कोशिका काय से दूर ले जाती है और अंत में तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। और जो चित्र ब है, तंत्रिका पेशी संधि को दर्शाता है। यह विशिष्ट स्थान होता है जहां एक मोटर न्यूरॉन
अंतिम सिरा पर एक पेशी फाइबर से जुड़ता है और यहाँ पर तंत्रिका से आने वाले विद्युत संकेत रासायनिक संदेशवाहक यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा मांसपेशी में स्थानांतरित होते हैं, जिससे पेशी में संकुचन होता है और शरीर गति को प्राप्त कर पाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्जा देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया दिया कि न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को सिनेप्स के नाम से जाना जाता है और हमने यहाँ पे तंत्रिका कोशिका के चित्र की भी वर्णन कर लिया, हमने तंत्रिका पेशी संधि को भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिनेप्स, आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जहाँ पे कहा गया है कि मस्तिष्क इसके लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति का नियमन करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए या फिर सभी के लिए। मस्तिष्क किस बात के लिए जिम्मेदार है? और यह अवधारणा आपको एनसीईआरटी अनुभाग 6.1.2 में देखने को मिलती है। तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो यह सभी के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मस्तिष्क शरीर का केंद्रीय नियंत्रण कक्ष होता है और यह एक साथ कई अलग अलग कार्यों को संभालता है, जिसमें सोचने समझने से लेकर अनैच्छिक क्रियाओं और शरीर के संतुलन सब कुछ शामिल होते हैं। मस्तिष्क का यह हिस्सा हमें सीखने, याद रखने, तर्क करने, निर्णय लेने में मदद करता है और यह वही जगह है जो हमारी चेतना, बुद्धि और रचनात्मकता हमारी शरीर की निवास करती है उसमें। हृदय गति को भी नियंत्रित करता है, जैसे कि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं और यह सुनिश्चित करता है कि आराम करते समय या व्यायाम के दौरान हृदय गति अपने आप सही बनी रहे, जिस पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। फिर शरीर के संतुलन को भी बनाए रखता है। मुख्य रूप से अनुमस्तिष्क का काम है, जो मस्तिष्क के निचले हिस्से में होता है। यह हमें सीधे खड़े रहने, चलने, दौड़ने, किसी भी क्रिया को सुचारू रूप से करने में हमारी मदद करता है। तो आप यहाँ पर मस्तिष्क का चित्र देख पा रहे हैं और यह छवि मानव मस्तिष्क के मुख्य भागों और उनके कार्यों को संक्षेप में दर्शाती है। यहाँ पर आपको अग्र मस्तिष्क, जो कि सोचने सीखने के लिए जिम्मेदार होता है, क्रियाओं को नियंत्रित करता है। फिर एक होता है मध्य मस्तिष्क अग्र और मध्य पश्चिम मस्तिष्क को ये बीच में जोड़ता है और संवेदी संकेतों में मदद करता है। फिर बाद में होता है पश्चिम मस्तिष्क, ये शरीर का संतुलन और अनैच्छिक क्रिया जैसे कि हृदय की गति को संभालता है। तो मस्तिष्क ये सभी नियंत्रण कर सकता है, सभी हमारा सही विकल्प था। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो उसमें पूछा गया है, यह कोई बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे शरीर में ग्राही क्या कार्य करते हैं और ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों, वहां समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और यह प्रश्न एनसीईआरटी अनुभाग 6.1.1 से संबंध रखता है। तो चलिए हम इस प्रश्न के उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। ग्राही के कार्यों को समझते हैं। तो ग्राही हमारी त्वचा में विशेष कोशिकाएं होती हैं जो गर्मी, दर्द, दबाव या स्पर्श जैसी बाहरी संकेतों को तुरंत पहचान स्पर्श जैसे बाहरी संकेतों की तुरंत पहचान कर लेती हैं और यह पर्यावरण के साथ हमारे संपर्क का पहला बिंदु है। उसके बाद उद्दीपन को महसूस करने के बाद ग्राही उस जानकारी को विद्युत आवेग में बदल देते हैं और ये आवेग संवेदी न्यूरॉन के माध्यम से तेजी से मेरुरज्जु और फिर मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और यदि ग्राही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो वे बाहरी खतरे को महसूस करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। इस स्थिति में उद्दीपन के बावजूद मस्तिष्क तक कोई चेतना, कोई चेतावनी संकेत नहीं पहुंचता, जिससे गंभीर चोट लग सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि गर्म वस्तु को छूने पर क्षतिग्रस्त ग्राही खतरा महसूस करने में विफल रहते हैं, तो मस्तिष्क को गर्मी का एहसास नहीं होता। गर्मी को महसूस करने में इस विफलता का सीधा परिणाम यह होता है कि हाथ वहां से तुरंत नहीं हटता, जिससे ऊतक जल सकते हैं और गंभीर जलन या फिर चोट लग सकती है। तो शरीर को बाहरी वातावरण से होने वाली चोटों, विशेषकर अत्यधिक गर्मी या ठंड से बचने के लिए ग्राही का सही ढंग से काम करना अत्यंत आवश्यक है। वे हमारी सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब अगला प्रश्न क्या है कि एक न्यूरॉन की संरचना बनाइए और इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो यह संबंधित है एनसीईआरटी खंड 6.1 से। न्यूरॉन की संरचना और न्यूरॉन के कार्यों की व्याख्या करनी है। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्न के उत्तर को। और न्यूरॉन के कार्यों की बात अगर करें तो अगर पहले इसकी संरचना की बात करें, इसके भागों की अगर बात करें तो यहाँ इसमें एक होता है एक्सॉन और यह न्यूरॉन का लंबा हिस्सा होता है जो विद्युत संकेतों को कोशिका काय से दूर दूसरे न्यूरॉन या मांसपेशी तक पहुंचाता है। यह संदेशों के संचरण के लिए एक मुख्य मार्ग के रूप में कार्य करता है। फिर एक होता है डेंड्राइट,
यह कोशिका काय से निकली छोटी शाखाएं होती हैं जो अन्य न्यूरॉन्स के एक्सॉन से रासायनिक संकेत प्राप्त करती हैं। ये इन संकेतों को विद्युत आवेगों में बदलकर कोशिका काय की दिशा में भेजती है। फिर होता है कोशिका काय। अब ये कोशिका काय क्या होता है? तो यह न्यूरॉन का मुख्य केंद्र है जिनमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होते हैं। यह कोशिका के जीवन को बनाए रखने के लिए डेंड्राइट से प्राप्त संकेतों को संशोधित करने का कार्य करता है। उसके बाद एक होता है माइलिन शीथ। ये क्या होती है? यह एक्सॉन के चारों ओर सुरक्षात्मक वसायुक्त परत होती है जो विद्युत रोधक का काम करती है और यह साइलेंट्री कंडक्शन यानी कि उछल कर गति करने के जरिए तंत्रिका आवेगों की गति को कई गुना बढ़ा देती है। उसके बाद एक होता है एक्सॉन टर्मिनल। तो यह एक्सॉन का अंतिम सिरा होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन छोड़ता है और यह रसायन सिनेप्स यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच का अंतर, जैसे अभी हमने इसके पहले प्रश्न में देखा था, को पार कर अगले न्यूरॉन तक संदेश पहुंचाते हैं। और इसके बाद जो आप ये छवि देख रहे हैं, तो इस चित्र में एक न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की संरचना को दर्शाता है जो तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है। यह कोशिकाएं शरीर भर में सूचनाओं को विद्युत और रासायनिक संकेतों के रूप में प्रसारित करने के लिए विशिष्ट होती हैं। मुख्य भागों में शामिल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोशिका काय ये न्यूरॉन का मुख्य भाग है जिसमें केंद्रक और अन्य कोशिकांग होते हैं। द्रुमिका ये कोशिका काय से निकलने वाली छोटी शाखाएं हैं जो अन्य न्यूरॉन या संवेदी अंगों से संकेत प्राप्त करती है। तंत्रिकाक्ष होता है, सिरा होता है, अंतिम तंत्रिका का अंतिम सिरा यहाँ पे देखने को मिलता है और इस प्रकार आप यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का चित्र देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं कि किस प्रकार इसका चित्र होता है और इसके कार्य हमने अभी देखे। अब अगला प्रश्न क्या है कि पौधों में प्रकाशानुवर्तन कैसे होता है? एनसीईआरटी खंड 6.2.2 से संबंधित है कि पौधों में प्रकाशानुवर्तन कैसे होता है। तो एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 6 की हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को, हल को समझते हैं। तो पौधे क्या करते हैं? प्रकाश को एक उद्दीपन के रूप में महसूस करते हैं। प्रकाश की दिशा या तीव्रता के जवाब में पौधे के किसी भाग, आमतौर पर तने या जड़ की वृद्धि की दिशा में बदलाव को प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। प्ररोह यानी तना और पत्तियां हमेशा प्रकाश के स्रोत की ओर बढ़ते हैं, इसलिए वे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन दर्शाते हैं। इसके विपरीत जड़ें प्रकाश स्रोत से दूर मिट्टी के नीचे की ओर बढ़ती हैं, जिसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। इसका सीधा मतलब है कि प्रकाश जिधर जा रहा है, पौधे का प्ररोह यानी कि तना उसी ओर मुड़ता या झुकता है, जबकि जड़ें प्रकाश के ठीक विपरीत दिशा में बढ़ती हैं ताकि वे मिट्टी की गहराई में जा सकें। उदाहरण के लिए सूरजमुखी के पौधे का पुष्प शीर्ष इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह सूर्य की गति की दिशा के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ता रहता है क्योंकि यह धनात्मक प्रकाशानुवर्ती व्यवहार दिखाता है जिससे अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। और यह जो छवि आपको दिख रही है, यह चित्र प्रकाशानुवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाता है, जहां एक पौधा प्रकाश स्रोत की दिशा में बढ़ता या झुकता है। चित्र में स्पष्ट है कि सूरज से आने वाली प्रकाश की ओर पौधों का तना मुड़ गया है। यह व्यवहार सुनिश्चित करता है कि पौधे के पत्ते प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिकतम प्रकाश प्राप्त कर सकें, जिससे पौधे को भोजन बनाने में मदद मिलती है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 7, जिसमें पूछा गया है मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। यह प्रश्न एनसीईआरटी खंड 6.1.1 से संबंध रखता है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। यहाँ पे बताया गया है कि मेरुरज्जु की गंभीर चोट के मामले में तंत्रिकाओं के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश प्रभावित होते हैं। इसका मतलब है कि मस्तिष्क से मांसपेशियों तक जाने वाले मोटर संकेत और त्वचा अंगों से मस्तिष्क तक जाने वाली संवेदी संकेत दोनों का संचरण बाधित हो जाता है। चूंकि संवेदी और मोटर दोनों ही तंत्रिका पथ मेरुरज्जु के भीतर एक बड़े बंडल में मिलते हैं, चोट लगने पर पूरा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस कारण व्यक्ति ना तो चोट लगे हिस्से में कुछ महसूस कर पाता है और न ही उस हिस्से को हिला पाता है, उस पर कुछ भी संवेदी हानि हो जाती है एक तरीके की। तो इस प्रकार मेरुरज्जु आघात बताया हमने कि मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। तो इस तरीके के संकेतों का आने में व्यवधान होगा। अब अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पर? एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 8, जो कि पूछ रहा है पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, और यह प्रश्न संबंधित है एनसीईआरटी खंड 6.2 से। तो पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, चलिए समझते हैं, इसे हल देखते हैं। तो पौधों में सभी जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय विशेष रसायनों के
मदद से होता है, जिन्हें पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन अंतःस्रावी तंत्र की तरह कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन मिलकर पौधे के विकास, वृद्धि और प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसी पर्यावरणीय उद्दीपनों के प्रति होने वाली प्रतिक्रियाओं के बीच संतुलन और समन्वय स्थापित करते हैं। ये हार्मोन अक्सर पौधे के एक हिस्से जैसे कि पत्तियों या तने के सीड्स में बनते हैं और विसरण या संवहन के माध्यम से क्रिया के विशिष्ट स्थान जैसे कि जड़ों या फूल की कलियों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो ऑक्सिन मुख्य रूप से कोशिका दीर्घीकरण को बढ़ावा देता है, विशेषकर तने और प्ररोह के शीर्ष पर। यह पौधों को प्रकाश की ओर झुकने में भी मदद करता है। फिर एक होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन तने की लंबाई में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे पौधे की ऊंचाई बढ़ती है। फिर होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं और कोशिका विभेदन में मदद करते हैं, जिससे पौधे के विभिन्न हिस्सों जैसे फल और पत्तियों का विकास होता है। फिर होता है एब्सिसिक अम्ल। ये क्या होता है कि ये एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन है या पत्तियों के मुरझाने, सुसुप्तावस्था और पत्ती विलगन जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब हम क्या देखने वाले हैं? अगला प्रश्न एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 9, जो कि एनसीईआरटी अनुभाग 6.1 से संबंध रखता है। यहाँ क्या बोला गया है? एक जीव में नियंत्रण और समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। इसका अगर हम हल देखें तो एक जीव में विभिन्न अंग होते हैं। एक जटिल जीव के शरीर में हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, किडनी आदि जैसे कई सारे अंग होते हैं और ये सभी अंग मिलकर जीवन के विभिन्न कार्यों जैसे पाचन, श्वसन और परिसंचरण को अंग प्रणालियों के रूप में संचालित करते हैं। इन सभी अंगों को एक साथ और सही समय पर काम करने के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित और समन्वित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यह समन्वय ही जीव के अस्तित्व और सुचारू कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करता है। जीव के शरीर में अंतःस्रावी तंत्र में मौजूद ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के हार्मोन नामक रासायनिक संदेश वाहक स्रावित करती है और ये रसायन सीधे रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं। यह हार्मोन शरीर की समग्र वृद्धि, विकास और चयापचय जैसी दीर्घकालिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे शरीर की किशोरावस्था और प्रजनन के लिए भी तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दैनिक जीवन के सभी निर्णय और क्रियाएं, जिनमें ऐच्छिक क्रियाएं जैसे कि चलना, बात करना, यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं, जिन्हें हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में होता है उन्हें नियंत्रित करना, और अनैच्छिक क्रियाएं जैसे दिल का धड़कना, पाचन, जो कि हमारे हाथ में नहीं होता, उन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, तो शामिल होती हैं। मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं, जैसे कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। तो हमने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। प्रश्न संख्या 9 की बात हमने कर ली। अब हम एनसीईआरटी प्रश्न 10 की बात करने वाले हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया कि अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से कैसे भिन्न है, यह आपको बताना है। और यह प्रश्न एनसीईआरटी खंड 6.1 से संबंध रखता है। तो चलिए जानते हैं कि अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाओं से कैसे भिन्न है। तो अब हम इसके हल को देखते हैं। अनैच्छिक क्रिया मांसपेशी की गति, वह समूह है जो जिसमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अनैच्छिक क्रियाएं वे मांसपेशीय गतियां हैं जो बिना चेतन विचार के होती, बिना ही चेतना विचार के हो जाती हैं। ये क्रियाएं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो स्वचालित रूप से काम करता है। इनके उदाहरण अगर हम लें तो श्वास लेना, हृदय की धड़कन, पाचन जैसी क्रियाएं इनमें शामिल होती हैं। ऐच्छिक क्रियाओं के विपरीत, जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित करते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छाओं से नियंत्रित करते हैं, इसके विपरीत होती हैं, यानी कि हम इन्हें अपने इच्छा के अनुसार नहीं नियंत्रित कर सकते। अनैच्छिक क्रियाएं जीवन बनाए रखने के लिए और शरीर को चिंतन किए बिना सहजता से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है और पीछे की ओर मस्तिष्क और मेरुदंड द्वारा प्रबंधित की जाती हैं। इन अनैच्छिक क्रियाओं को अनैच्छिक मांसपेशियां करती है और इन्हें मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क भाग, विशेषकर मेडुला और पांस नियंत्रित करता है। और ये क्रियाएं जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, जैसे कि क्या मैंने बताया, हृदय का धड़कना। और अगर हम प्रतिवर्ती क्रियाओं की बात करें तो जबकि दूसरी ओर प्रतिवर्ती क्रिया किसी भी उद्दीपन के जवाब में एक तेज और सहज क्रिया है। मतलब कि प्रतिवर्ती क्रिया किसी बाहरी उद्दीपन के जवाब में अत्यंत तेज, अचानक और सहज प्रतिक्रिया होती है, जो अक्सर रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होती है।
उदाहरण के लिए जब हम हमारी आंखों पर तेज प्रकाश पड़ता है तो आंखें क्या होती हैं, तुरंत झपक जाती हैं पलकें। तो यह क्या होता है कि बंद होकर के तुरंत खुल जाती हैं। तो एक प्रकार की प्रतिवर्ती चाप का उदाहरण है जो शरीर को संभावित नुकसान से बचाने के लिए तुरंत हो जाता है। अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी, क्या मैंने बताया, अनैच्छिक क्रियाएं जो अपने आप होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं वो भी हैं जो अपने आप होती हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है हमने समझा कि अनैच्छिक क्रिया मांसपेशियों की गतियों का समूह होती है जिसमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती, और प्रतिवर्ती क्रिया उद्दीपन के जवाब में होती है जो बहुत ही तेज और सहज होती है। तो दोनों प्रकार की क्रियाओं के बीच अंतर भी हमने स्पष्ट देख लिया। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। एनसीईआरटी प्रश्न संख्या 11। यहाँ क्या पूछा गया है कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोनल क्रियाविधियों की तुलना कीजिए और अंतर बताइए। एनसीईआरटी खंड 6.1.1 का ये प्रश्न है, इससे संबंधित ये प्रश्न है। तो हम इसके हल को देखते हैं। तो हमें क्या बताना है, तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल तंत्र के बीच अंतर। तो इस तालिका से हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। किन किन आधार पर हम अंतर बताएंगे और दोनों में क्या क्या अंतर होता है इस तालिका में आप सब देख सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले संकेत का प्रकार। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है यहाँ पर विद्युत और रासायनिक देखने को मिलते हैं। हार्मोनल में केवल रासायनिक देखने को मिलते हैं। तो यह तालिका तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल तंत्र के बीच प्रमुख अंतरों को दर्शाती है जो शरीर में नियंत्रण और समन्वय के लिए जिम्मेदार प्रणालियां। तंत्रिका तंत्र में संकेत विद्युत और रासायनिक दोनों प्रकार के होते हैं, जबकि हार्मोनल तंत्र में संकेत केवल रासायनिक होते हैं। अगर हम गति के संदर्भ में बात करें तो तंत्रिका तंत्र बहुत ही तेज होता है क्योंकि संदेश न्यूरॉन के माध्यम से भेजे जाते हैं, और इसकी तुलना में अगर हम हार्मोनल की बात करें तो यह धीमा होता है क्योंकि हार्मोन रक्त प्रवाह के माध्यम से परिवहन करते हैं। तंत्रिका तंत्र का लक्ष्य प्रभाव विशिष्ट लक्ष्य कोशिकाओं तक सीमित होता है और प्रतिक्रिया तत्काल व स्थायीकृत क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का जो लक्ष्य प्रभाव होता है विशिष्ट लक्ष्य कोशिकाओं तक सीमित होता है और प्रतिक्रिया तत्काल व स्थानीयकृत होती है। दूसरी ओर हार्मोनल तंत्र का प्रभाव कई अंगों पर पड़ता है और प्रतिक्रिया क्रमिक व व्यापक होती है। इन दोनों प्रणालियों के नियंत्रण केंद्र भी अलग अलग हैं। तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा होता है, जबकि हार्मोनल का नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। तो इस प्रकार हमने संकेतों के प्रकार, गति, परिवहन, लक्ष्य प्रभाव, प्रतिक्रिया का प्रभाव, नियंत्रण केंद्र, इन सभी बातों की चर्चा कर ली। इस आधार पर हमने तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल तंत्र के बीच अंतर स्पष्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है छुई मुई पादप में गति और हमारी टांग में होने वाली गति में क्या अंतर है। एनसीईआरटी अनुभाग 6.1 और 6.2 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये अंतर कैसे होता है। तो चलिए हम इस प्रश्न के हल को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अंतर स्पष्ट किया है, यहाँ पर भी पहलू दिए गए हैं और हमारे मानव पैर की गति और छुई मुई पौधे की गति दोनों के लिए तालिका से स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार अंतर पड़ता है। तो यह तालिका छुई मुई पौधों की गति और मानव पैर की गति के बीच मुख्य अंतरों को संक्षेप में स्पष्ट करती है। सबसे पहले गति के प्रकार की बात करें तो छुई मुई पौधे की गति गैर मांसपेशी होती है क्योंकि वहां पे मांसपेशियां नहीं होती, और जो मानव शरीर होता है तो वहां पे पैरों में मांसपेशियां होती हैं। तो वो एक मांसपेशी गति है जो कोशिकाओं में स्फीति दाब में परिवर्तन के कारण होती है। अब अगर नियंत्रण प्रणाली की बात करें तो पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ रासायनिक संकेत होते हैं और एटीपी ऊर्जा का सीधा उपभोग नहीं होता, जबकि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। अब अगर आवश्यक ऊर्जा की बात करें तो कोई सीधा एटीपी का उपभोग नहीं होता, जबकि मानव शरीर में मांसपेशी संकुचन के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। प्रतिक्रिया के प्रकार की बात करें तो उद्दीपन के प्रति स्वचालित प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगी, और मानव पैर की गति ऐच्छिक और नियंत्रित है कि यह हमारे नियंत्रण में होती है, कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर प्रतिक्रिया देंगे। और गति तंत्र की बात करें तो कोशिकाओं में स्फीति दाब में परिवर्तन देखने को मिलता है, मांसपेशी संकुचन और शिथिलीकरण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और गति की बात करें तो अपेक्षाकृत धीमी होती है छुई मुई के पौधे की, लेकिन मानव पैर की गति तेज हो सकती है। यह हमारे नियंत्रण में होती है कि हम किस गति से उसको गति प्रदान करना चाह रहे हैं। और अगर पुनर्प्राप्ति की बात करें तो मूल स्थिति में प्राप्त करने में जो है छुई मुई के पौधे को समय लगता है, लेकिन मानव पैर को तुरंत ही उसी अवस्था में वापस लाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने छुई मुई पादप में गति और हमारी टांग में होने वाली गतियों में
अंतरों को भी स्पष्ट कर लिया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर एनसीईआरटी 1 से लेकर के 12 तक के प्रश्न देख लिए जो कि अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित थे। तो लगभग हर प्रकार के प्रश्नों की चर्चा हमने कर ली है। हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी देख लिया, हमने व्याख्या वाले प्रश्नों को भी देख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब इस व्याख्यान में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।